जय हिंद दोस्तों, मैं अभय कुमार सुमन आप सभी का अपने YouTube चैनल पर हार्दिक अभिनंदन करता हूं, स्वागत करता हूं। आप मेरे चैनल को लाइक करना और सब्सक्राइब करना न भूलेंगे। आज का हम लोग का टॉपिक है मुगल साम्राज्य का पतन। मुगल साम्राज्य लगभग 200 सालों तक भारत में आकर्षण का केंद्र बना रहा और 200 सालों तक भारत में शासन किया, लेकिन औरंगजेब की मृत्यु के बाद मुगल साम्राज्य लड़खड़ाने लगा। और मुगल साम्राज्य के लड़खड़ाने या कमजोर होने का एक परिणाम यह भी हुआ कि भारत में ब्रिटिश कंपनी, अंग्रेजी कंपनी, ईस्ट इंडिया कंपनी को यहाँ पे जरे जमाने में आसानी थी। तो क्या कारण थे, किस प्रकार यह कमजोर हुआ, किस प्रकार इसका पतन हुआ, तो बारीकी से हम लोग आज इसको देखते हैं। तो चलिए हम लोग ब्लैक बोर्ड की ओर चलते हैं। तो मुगल साम्राज्य में 20 फरवरी 1707 ईस्वी को औरंगजेब की मृत्यु होती है। औरंगजेब को अपने जीवन काल में ही इसकी आशंका थी कि मेरे मरने के बाद सत्ता के लिए मेरे पुत्रों में संघर्ष होगा, इसलिए उसने सभी पुत्रों के लिए अलग अलग वसीयत भी बना रखा था। लेकिन जैसे ही उसकी मृत्यु की खबर फैलती है, उसके पुत्रों में संघर्ष शुरू हो जाता है, सत्ता के लिए संघर्ष शुरू हो जाता है। इस संघर्ष में 3 पुत्रों में से उसका एक पुत्र है मुअज्जम, वह विजित होता है। वह विजित होने के बाद मुअज्जम शाह बहादुर शाह प्रथम या शाह आलम प्रथम के नाम से मुगल सिंहासन पे बैठता है। तो यहाँ पे क्वेश्चन पूछेगा कि बहादुर शाह प्रथम का वास्तविक नाम क्या था, तो मुअज्जम था, या बचपन का नाम क्या था, तो मुअज्जम था, और किस नाम से गद्दी पे बैठा, तो बहादुर शाह प्रथम के नाम से। जब ये गद्दी पर बैठा बहादुर शाह प्रथम, तो इसकी आयु 65 वर्ष की थी। इसने मेल मिलाप की नीति अपनाई। इसने राजपूतों, जाटों, मराठों, सिखों, बुंदेलों सभी से संधि करना प्रारंभ किया। लेकिन इसमें यह सत्ता के प्रति थोड़ा उदासीन था। 1711 ईस्वी में इसके दरबार में, बहादुर शाह प्रथम के दरबार में जोशुआ केटलर के नेतृत्व में डच प्रतिनिधिमंडल आया व्यापार के लिए, व्यापार की अनुमति के लिए। इसने व्यापार की अनुमति डचों को दे भी दिया। बहादुर शाह प्रथम को शाह बेखबर के नाम से जाना जाता है। इसकी हत्या 1712 ईस्वी में कर दी जाती है। बहादुर शाह प्रथम की मृत्यु के बाद जहांदार शाह शासक बनता है। जहांदार शाह को शासक बनाने में उसका जो एक सूबेदार है जुल्फिकार खान सहयोग करता है। 29 मार्च 1712 ईस्वी को जुल्फिकार खान के सहयोग से जहांदार शाह शासक बनता है। जुल्फिकार खान इंपॉर्टेंट है, इससे भी क्वेश्चन पूछता है। जुल्फिकार खान एक योग्य व्यक्ति था। जहांदार शाह के शासन बनते ही वह वजीर बन गया, और वजीर बनने के बाद उसने चाहा ना कि शासन में अनेक परिवर्तन किया जाए, क्योंकि जिस समय जहांदार शाह गद्दी पे बैठा था, खजाना बिल्कुल खाली था और अपने पूरे शासन पर राजा का नियंत्रण नहीं था। तो पहले तो ये अपने निर्णयों से राजकोष को भरना चाह रहा था और पूरे शासन तंत्र पर नियंत्रण करना चाह रहा था। लेकिन जहांदार शाह चूंकि मूर्ख व्यक्ति था और इसको कुछ लोग मतलब बहला फुसलाते थे, कान भरते थे, तो सभी ने जुल्फिकार खान के विरुद्ध इसका कान भरना शुरू किया। तो ये जुल्फिकार खान का बात को मानने से इनकार कर दिया और हमेशा जुल्फिकार खान को शक की निगाह से देखता था। जहांदार शाह पर एक लाल कुमारी नाम की वेश्या का प्रभाव था। लाल कुमारी वेश्या का इतना प्रभाव था कि इसके पूरे परिवार को जहांदार शाह ने ऊंचे पदों पर आसीन कर दिया था। जहांदार शाह को इतिहास में लंपट मूर्ख की संज्ञा दी गई है, यानी मुगल शासकों में लंपट मूर्ख जहांदार शाह को कहा जाता है। तो यहाँ से क्वेश्चन पूछेगा कि लंपट मूर्ख किसे कहा जाता है, तो जहांदार शाह को कहा जाता है। शाह बेखबर किसे कहा जाता है, तो बहादुर शाह प्रथम को कहा जाता है। जहांदार शाह की हत्या 1713 ईस्वी में फर्रुखसियर द्वारा कर दी गई। फर्रुखसियर को सहयोग कौन किया, सैयद बंधु। सैयद बंधु के सहयोग से फर्रुखसियर ने जहांदार शाह की हत्या कर दी। उसके बाद अब फर्रुखसियर शासक बनता है। फर्रुखसियर किसके सहयोग से शासक बनता है, तो सैयद बंधु। ये 2 भाई हैं जो सैयद बंधु के नाम से इतिहास में प्रचलित है। तो सैयद बंधु के सहयोग से फर्रुखसियर शासक बनता है। वह जब राज का संभालता है
तो वह अपने तरीके से राज्य चलाना चाहता है, लेकिन सैयद बंधु का इसके शासन में हस्तक्षेप होने लगता है। फर्रुखसियर भी बहुत योग्य व्यक्ति नहीं है। अब सैयद बंधु चाहते हैं कि राजा जो फर्रुखसियर है वो नाम मात्र का राजा रहे और शासन का संचालन हम लोग करें। लेकिन ये चूंकि सैयद बंधु ईरानी थे और वहाँ के जो लोकल अमीर थे, दिल्ली के लोकल अमीर और कुछ धार्मिक लोग सैयद बंधुओं के खिलाफ फर्रुखसियर को कान भरते हैं और कहते हैं कि आप इसको वजीर बनाकर ऊंचे पद दे रहे हैं, धीरे धीरे वे शक्तिशाली हो जाएगा, आपको हटा देगा। इस कारण से फर्रुखसियर सैयद बंधु को शक की निगाह से देखना शुरू करता है। इसी के बीच में एक घटना होती है कि 1717 ईस्वी में अंग्रेजों के व्यापारिक लाभ के लिए एक शाही फरमान फर्रुखसियर जारी करता है। 1719 ईस्वी में सैयद बंधु मराठों के साथ मिलकर फर्रुखसियर को पहले तो बंदी बनाते हैं, फिर उसकी आंखें फोड़ देते हैं और आंखें फोड़ने के 10 दिन बाद उसकी हत्या कर देते हैं। मुगल वंश में मुगल काल में फर्रुखसियर को मुगल वंश का घृणित कायर कहा जाता है। तो मुगल वंश का घृणित कायर किसे कहा जाता है? तो फर्रुखसियर को कहा जाता है। सैयद बंधुओं ने षड्यंत्र कर फर्रुखसियर की हत्या करवा दी और उसके बाद मुगल वंश के 2 शहजादों के लिए को बहुत ही थोड़े समय के लिए उसने गद्दी पर बैठाया और उसके बाद सैयद बंधुओं के सहयोग से ही मोहम्मद शाह 1719 ईस्वी में मुगल वंश की गद्दी पर बैठता है। मोहम्मद शाह के शासनकाल में ही 1720 ईस्वी में सैयद बंधुओं की हत्या हो जाती है और सैयद बंधुओं का अंत होता है। उसके बाद चलिए हम मोहम्मद शाह के क्रियाकलाप को देखते हैं। मोहम्मद शाह लगभग 30 वर्षों तक दिल्ली की गद्दी पर बैठता है, मुगल वंश की गद्दी पर बैठता है। इसके पास पर्याप्त समय था मुगल वंश को ठीक करने का, सुधारने का, इसकी व्यवस्था को सुधारने का, आर्थिक व्यवस्था सुदृढ़ करने का। और पर्याप्त समय ही नहीं, ये इसके पास मुगल वंश के पास ये आखिरी समय था, क्योंकि इस समय नहीं सुधरता तो फिर कभी नहीं सुधरता, हुआ भी यही। लेकिन 30 वर्ष में इसने कुछ खास किया नहीं। यह भी एक अकर्मण्य शासक था, आलसी शासक था, दूसरों पे शक करता था, शासन व्यवस्था में इसकी रुचि नहीं थी। इसका एक वजीर था निजामुल मुल्क, बहुत ही योग्य वजीर था और वह मुगल वंश के प्रति वफादार भी था। वह व्यवस्था को सुधारना चाहता था, लेकिन मोहम्मद शाह उसको शक की निगाह से देखता था। वह व्यवस्था से तंग आकर 1724 ईस्वी में हैदराबाद चला जाता है और हैदराबाद में एक अलग मतलब राज्य का, एक रियासत का स्थापना करता है। एक गौर करने की बात है कि मोहम्मद शाह के समय में ही मुगल वंश के बड़े बड़े रियासत स्वतंत्र हुए। जैसे हैदराबाद स्वतंत्र हुआ, बंगाल स्वतंत्र हुआ, पंजाब और अवध सभी स्वतंत्र होते गए। यानी धीरे धीरे मुगल वंश से सत्ता खिसकती चली गई, साम्राज्य खिसकता चला गया। सबसे पहले निजाम मुल्क निकला 1724 ईस्वी में और उसने हैदराबाद रियासत की स्थापना की। उसके बाद बंगाल में मुर्शीद कुली खां और अलबर्ती खां ने अपने को स्वतंत्र घोषित किया और वहां पे बंगाल साम्राज्य की स्थापना की या बंगाल राज्य की स्थापना की। उसके बाद सआदत खां और बुरहान उल मुल्क, ये दोनों व्यक्ति ने मिलकर अवध रियासत की स्थापना की और पंजाब में भी यही हुआ, मैसूर में भी यही हुआ। यानी सबसे अधिक जो सूबे स्वतंत्र हुए वह मोहम्मद शाह के शासनकाल में हुए। मोहम्मद शाह के शासनकाल की एक महत्वपूर्ण घटना और है कि नादिर शाह का आक्रमण होता है 1739 ईस्वी में। नादिर शाह भारत पे हमला बोलता है 1738 के आखिरी महीनों में, लेकिन वह दिल्ली पहुंचता है फरवरी 1739 ईस्वी में। वह दिल्ली पहुंचता है तो दिल्ली में कत्लेआम करता है, लूट करता है और वहां से वह कोहनूर हीरा और मयूर सिंहासन को लेकर चला जाता है। नादिर शाह को रोकने का कोई पर्याप्त व्यवस्था इसके पास नहीं था और चूंकि यह मयूर सिंहासन जिसे तख्ते ताउत भी कहते हैं, उसको लेकर ये चला जाता है, तो ये क्वेश्चन पूछा जाता है एग्जाम में कि मयूर सिंहासन पर बैठने वाला आखिरी मुगल शासक कौन था? तो आंसर होगा मोहम्मद शाह।
मोहम्मद शाह को रंगीला बादशाह भी कहा जाता है। मोहम्मद शाह के बाद 1748 ईस्वी जब मोहम्मद शाह की मृत्यु होती है तो उसका एक लौता पुत्र, एकमात्र पुत्र अहमद शाह शासक बनता है। अहमद शाह भी एक आक्रमण्य शासक होता है, एक नाचने वाली है, और जिससे बाद में मोहम्मद शाह ने विवाह कर लिया था, उसी का पुत्र है अहमद शाह। अहमद शाह के समय में जो प्रमुख घटनाएं होती है वह मुगल सेना का विद्रोह होता है, क्योंकि मुगल सेना को बहुत लंबे अरसे से वेतन नहीं दिया जा रहा था, जिस कारण मुगल सेना विद्रोह करती है अहमद शाह के शासनकाल में। अहमद शाह अब्दाली का भारत पे आक्रमण भी अहमद शाह के समय में हुआ था। ये गौर करना है कि भारत पे आक्रमण हुआ था अहमद शाह के समय में, दिल्ली पे नहीं। दिल्ली पे आक्रमण के लिए हम लोग आगे देखेंगे। तो भारत पे आक्रमण अहमद शाह अब्दाली का हुआ था अहमद शाह के शासनकाल में। रोहिल्ला सरदारों का विद्रोह दबाने के लिए अहमद शाह ने मराठों का सहयोग लिया था और उसके सहयोग से रोहिल्ला सरदारों के विद्रोह को दबाया भी था। 1754 ईस्वी में इसका आंख फोड़कर इसे जेल में डाल दिया गया और जहां उसकी मृत्यु हो गई। इसके मृत्यु के बाद इसके पुत्र आलमगीर द्वितीय को गद्दी पर बैठाया गया। आलमगीर द्वितीय भी एक आक्रमण्य शासक ही साबित हुआ। यह 1754 से 1758 ईस्वी तक गद्दी पर बैठा। इसके समय की महत्वपूर्ण घटना ये है कि अहमद शाह अब्दाली का दिल्ली में प्रवेश हुआ, या दिल्ली पे चढ़ाई हुई, या दिल्ली में लूटपाट करने के लिए वह प्रवेश किया। अहमद शाह अब्दाली जब दिल्ली में प्रवेश करता है तो आलमगीर द्वितीय भाग खड़ा होता है। वह लाल किले में जाकर कत्लेआम मचाता है, लूटता है, दिल्ली के अमीरों को लूटता है, लेकिन कोई प्रतिक्रिया नहीं होती है। वह लूटपाट कर चला जाता है। और आलमगीर द्वितीय के समय में एक और प्रमुख घटना है प्लासी का युद्ध। प्लासी के युद्ध में मुगलों का कोई रोल नहीं है, भाग नहीं लिया, लेकिन प्लासी का युद्ध जो है भारत का इतिहास तय करता है। तो इसलिए प्लासी का युद्ध जो होता है बंगाल के नवाब और अंग्रेजों के बीच, तो उस समय मुगल सिंहासन पे बैठा हुआ है आलमगीर द्वितीय। आलमगीर द्वितीय के मृत्यु के पश्चात अजीबोगरीब स्थिति उत्पन्न हो जाती है। उसके मृत्यु के समय शाह आलम द्वितीय बिहार में होता है और वह भी अपने को राजा घोषित कर देता है। और उधर दिल्ली में शाहजहां तृतीय गद्दी पर बैठता है। तो ये 1 साल का 58 से 59 का पीरियड मुगल वंश में अजीबोगरीब रहा, लेकिन अंततः 1759 ईस्वी में शाह आलम द्वितीय दिल्ली के गद्दी पर बैठा। शाह आलम द्वितीय 1759 से 1806 ईस्वी तक शासक रहा। बहुत लंबे समय तक शासक रहा ये। इसका वास्तविक नाम अली गौहर है। आलमगीर द्वितीय का वास्तविक नाम अली गौहर है। इसी के समय बक्सर का युद्ध हुआ 1764 ईस्वी में। बंगाल के नवाब मीर कासिम और अवध के नवाब सिराजुद्दौला के आग्रह पर यह बक्सर के युद्ध में शामिल हुआ। तो बक्सर के युद्ध में बंगाल के मीर कासिम, अवध के सिराजुद्दौला और शाहजहां की संयुक्त सेना ने भाग लिया। लेकिन जैसा कि आप सभी जानते होंगे कि बक्सर के युद्ध में अंग्रेजों की जीत हुई और उसका परिणाम यह हुआ कि अब शाह आलम को इलाहाबाद की संधि अंग्रेजों के साथ करनी पड़ी। संधि के शर्तों के अनुसार अंग्रेजों ने कहा कि बिहार और बंगाल की दीवानी हमें चाहिए। तो मुगल बादशाह शाह आलम द्वितीय ने अंग्रेजों को बिहार और बंगाल की दीवानी दिया और इसके बदले में शाह आलम द्वितीय को पेंशन देने पर सहमति बनी और यह शर्त रखी गई कि आपको अब इलाहाबाद रहना है। यानी एक तरह से उसे बंदी बना लिया गया, इलाहाबाद में रहना है और वह अंग्रेजों का पेंशन भोगी बनकर रह गया। 1772 ईस्वी में मराठों के संरक्षण में वह फिर से इलाहाबाद से दिल्ली आता है और लाल किला में प्रवेश करता है, गद्दी पे बैठता है। 1803 ईस्वी में अंग्रेजों द्वारा दिल्ली पर कब्जा कर लिया जाता है। दिल्ली पर संपूर्ण सैनिक कब्जा अंग्रेज कर लेते हैं और वह मुगल की गद्दी से आलमगीर द्वितीय को नहीं हटाते, लेकिन बहुत सारी पाबंदी लगा देते हैं कि आपको लाल किला से बाहर नहीं जाना है, सेना नहीं रखना है। वह नाम मात्र का आलमगीर द्वितीय शासक बनकर 1803 के बाद रह जाता है और उसका जो मतलब पूरा शासन तंत्र है वो लाल किला के अंदर ही रह जाता है। अब लाल किला के अंदर अंग्रेजी फौज भी है और अंग्रेजी अधिकारी भी हैं उस पर नजर रखने के लिए।
इसके मृत्यु के बाद अकबर द्वितीय 1806 ईस्वी में दिल्ली की गद्दी पर बैठता है। अकबर द्वितीय 1806 से 1837 ईस्वी तक दिल्ली की गद्दी पर आसीन रहता है। वह मुगल जो शासक हैं वो अंग्रेजों के संरक्षण में हैं। अब जो भी डिसीजन लेना होता है अब अंग्रेज लेते हैं। मुगल बादशाह सिर्फ नाम मात्र के बादशाह हैं। अब इन लोगों का अधिकार जो है ना लाल किले के अंदर ही सिमट कर रह गया है। तो अकबर द्वितीय का जो अधिकार है, उसका शासनकाल है, वो सब लाल किले के अंदर ही सिमट कर रह गया। इसने कुछ विशेष उल्लेखनीय कार्य नहीं किए। अब मुगल वंश के अंतिम शासक की ओर आते हैं, बहादुर शाह द्वितीय। बहादुर शाह द्वितीय अपने वृद्ध अवस्था में गद्दी पे बैठा। 1837 से 1862 ईस्वी तक गद्दी पर रहे। बहादुर शाह द्वितीय के बारे में कहा जाता है कि वह एक बहादुर इंसान थे और अपने राज्य को स्वतंत्र कराना चाहते थे, लेकिन उनके पास न सेना थी न पैसे थे, राजकोष बिल्कुल खाली था। वह अंग्रेजों के पेंशन के सहारे थे, वह कुछ नहीं कर सकते थे और लाल किला उनका जो महल है पूरा अंग्रेजों के कंट्रोल में था, इसलिए वह चाह कर भी कुछ नहीं कर सकते थे। वह एक उत्कृष्ट कवि भी थे और वह जफर नाम से कविता लिखते थे और अपने मन की उद्गार जो है ना कविता के माध्यम से हमेशा स्वाधीनता की बातें वो लिखा करते थे। इन्हीं के समय में बहादुर शाह द्वितीय के समय में ही 1857 ईस्वी का विद्रोह हुआ और विद्रोही सैनिकों ने बहादुर शाह द्वितीय से रिक्वेस्ट किया कि आप विद्रोह का नेतृत्व करिए। इन्होंने विद्रोह का नेतृत्व करना स्वीकार कर लिया। यानी 1857 का जो दिल्ली का विद्रोह होता है वो बहादुर शाह द्वितीय के नेतृत्व में होता है। अंत में 1857 का जो दिल्ली का विद्रोह है अंग्रेजों द्वारा दबा दिया जाता है। विद्रोह में भाग लेने के कारण अंग्रेजों ने बहादुर शाह द्वितीय को रंगून निर्वासित कर दिया। बहुत उनके साथ दुखद घटना हुई जब अंग्रेज विद्रोह को दबा रहे थे, सैनिक कार्रवाई हो रही थी, तो वह लाल किले से भागकर हुमायूं के मकबरे में छिप गए थे और वहाँ से अंग्रेजों ने उन्हें पकड़कर मतलब उनके सामने उनको दिल्ली लाल किले में लेके गया और नाश्ता का प्लेट उनके सामने पेश किया गया। नाश्ते के प्लेट से उन्होंने जब कपड़ा हटाया तो अपने राजकुमार और अपने पुत्रों का सर उसमें रखा हुआ था। ये बहुत हृदय विदारक घटना उनके साथ हुई और उसके बाद उनको मतलब जंजीरों में जकड़ कर रंगून भेज दिया गया और रंगून में ही उनकी मृत्यु 1862 ईस्वी में हो गई। इस प्रकार बहादुर शाह द्वितीय मुगल वंश के अंतिम शासक हुए और इस प्रकार मुगल वंश का पूर्णतः पतन हो गया। बहादुर शाह द्वितीय जफर उपनाम से कविताएं लिखते थे, इसलिए इन्हें बहादुर शाह जफर भी कहा जाता है। बहादुर शाह द्वितीय या बहादुर शाह जफर के नाम से भी ये जाने जाते हैं। तो जैसा कि आप लोगों ने देखा कि आज हम लोगों ने उत्तरवर्ती मुगल वंश का जो मुगल औरंगजेब के बाद जो भी शासक हुए उनके बारे में हम लोगों ने जाना समझा और किस प्रकार मुगल वंश का ह्रास हुआ, मुगल वंश अपने पतन की ओर गया और अंग्रेज धीरे धीरे हावी होते गए। और मुगल वंश के पतन का एक महत्वपूर्ण परिणाम यह रहा कि भारत में कोई केंद्रीय शक्ति नहीं रही और जिसका फायदा अंग्रेजों ने उठाया और भारत को गुलाम बना लिया। तो आज का वीडियो यहीं तक, अगले वीडियो में फिर मिलेंगे। आपसे पुनः एक बार रिक्वेस्ट है कि मेरे चैनल को लाइक सब्सक्राइब करना ना भूलेंगे। आपके इन प्रयासों से नए नए वीडियो बनाने में हौसला अफजाई होती है।